हेलो बच्चों, मैं विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा। ठीक है, चलो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है इसको हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लिया था। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके मेजरमेंट, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन के रेट को, और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी बारे में ही बात करनी है पूरे चैप्टर में। रिएक्शन के रेट पर हमें बहुत फोकस करना है। फिर हमें 3 टाइप की रिएक्शन, हमें पता है कि 3 तरह की रिएक्शन होती है, जहाँ पर हम केवल मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट, ठीक है, कुछ आवर्स या कुछ सेकंड का टाइम लगता है, ऐसे रिएक्शन का रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि जो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती हैं, जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होती हैं जिनको कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को का रेट हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, चलो फिर हमने रिएक्शन के रेट के बारे में बात की थी। तो फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि change in concentration of reactant and product with respect to time is known as the rate of reaction। ठीक है, चलो फिर हमने यहाँ पर 2 तरह के रेट डिस्कस किए थे, एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट के बारे में बात की थी। तो प्रोडक्ट के लिए हम रेट को जो है पॉजिटिव में लिखते हैं और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव में। ऐसा क्यों? ऐसा हमने ये कंसंट्रेशन टाइम के ग्राफ से समझ लिया था, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है, अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ क्या सेम ऐसा लग रहा है इसकी तरह, और ये ग्राफ कहाँ पर लग रहा है? जो हमने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देखा था वहां पर ऐसा ग्राफ देखा था एक, बिल्कुल देखा था। लेकिन उस समय हमें पता नहीं था कि ये ग्राफ है क्या या क्या शो कर रहा है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। अब ये ग्राफ है क्या? एक्चुअल में 2 ग्राफ को कंबाइन किया हुआ है। कौन से 2 ग्राफ? ये वाले 2 ग्राफ, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का। अगर आप ध्यान से तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज कैसा है? वो एक नेगेटिव चेंज है। यानी कि जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या साइन लगाते हैं? नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि ये C2 माइनस C1 तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों C1 ग्रेटर है C2 से, C1 इज ग्रेटर देन C2, इसीलिए ये हमेशा नेगेटिव में। इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं, क्योंकि रेट को हम नेगेटिव में नहीं लिखते। ठीक है, इसीलिए। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए हमें कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन भी आगे बढ़ेगी। तो C2 हमेशा ग्रेटर ही होगा C1, यानी कि आगे वाली कंसंट्रेशन पीछे वाली कंसंट्रेशन से हमेशा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, तो यहाँ पर कोई साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और ग्राफ को इस तरीके से शो कर सकते हैं। जो 2 चीजें यहाँ पर शो कर रहा है, क्या 2 चीजें एक बार देखते हैं। देखो, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, समझ में आया? ना आपको क्लियर होना जरूरी था। बाकी इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात हो गई थी और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे। फिर हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बारे में बात की। तो देखो बच्चों, हमने बात की डॉक्टर एपी यानी कि DRAP, यानी कि DR का मतलब है डिसअपीयरेंस डिफाइंड है किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, और अपीयरेंस डिफाइंड है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, वरना आप ये भी देख सकते हो डिसअपीयरेंस यानी कि जो गायब हो रहा है,
अपीयरेंस यानी कि जो अपीयर हो रहा है, तो गायब कौन हो रहा है, यानी कि धीरे 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 किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट की, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ किसकी रही है, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। बाकी फॉर्मूला सेम है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन अपीयरेंस की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। फिर हमने रिएक्शन के रेट को देख लिया था कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं। अब यहाँ से बच्चों, जैसे ये रिएक्शन थी 2A + 3B = 4C, इसके लिए हमें रेट लिखना है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इजीली रेट लिख लिया है। अब हमें कुछ भी रेट लिखना हो, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना हो, तो आप आसानी से रेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं इसको अपने लास्ट लेक्चर में। अच्छा, दूसरी चीज देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या अगर अपीयरेंस वाला होगा तो ये क्या होगा, हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस, और बाकी ये जो पूरा है ओवरऑल, ये क्या है, रिएक्शन का रेट। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है, सारे बराबर है, ठीक है, ये सारों की जो वैल्यू है वो भी बराबर ही आए। ठीक है, ये तो जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आपने देख ली होगी लास्ट लेक्चर, क्लियर, इतना अब आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, यहाँ पर हमने अपने लेक्चर को एंड किया था, यहाँ पर आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ये हमें सॉल्व करना है। तो रिएक्शन हमें दी गई है 4NH3 + 5O2 गिव NO + 6H2। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 चेंजेस फ्रॉम, अच्छा कंसंट्रेशन दी गई है NH3 की, जो चेंज हो रही है 0.02 m से 0.2 m से 0.02, है ना, यानी कि चलो ये C1 है और ये C2 है, इन 3 मिनट्स, और टाइम भी दे रखा है यहाँ पर 3 मिनट। क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, O2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करना है ना, रिएक्टेंट के लिए हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी कैलकुलेट करते हैं, और प्रोडक्ट के लिए देखो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा O2 NO और H2O दोनों के लिए कैलकुलेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 मान लेते हैं, क्योंकि ये तो दो पार्ट है ना, NO और H2O, दो के लिए करना है, तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इससे हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन टाइम के ग्राफ हमने देखे थे, सभी फॉर्मूले यहाँ पर आकर के हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो रिएक्शन का रेट लिख लेते हैं पहले। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, शॉर्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट लिख लेते हैं। ये आ गया -1/4 d NH3/dt, ऐसा ही आएगा पूरा रेट, आप लिख सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई करते रहिए साथ साथ। -1/5 d O2/dt is equals to +1/4 d NO/dt, और is equals to +1/6 d H2/d। क्लियर, चलो समझ में आ गया, ऐसा हमने रेट लिख लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, चलो NH3 के लिए हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं। अब रिएक्शन के रेट को फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, किसका अपॉन टाइम टेकन, किसका है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों,
सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। फॉर्मूला क्या है? 0। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 का मतलब क्या है? मतलब है D माइनस DNH3 बाई dt। मतलब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.02 माइनस 0.2 अपॉन 3 मिनट्स है। ये आ जाएगा हमारा 0.018 0.0, ठीक, ये आ जाएगा 0.06। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स, मिनट में है ना टाइम। ठीक है, क्या है? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब रिएक्शन के रेट के बारे में अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? 1/4 माइनस 1/4 डी NH3 बाई dt। अच्छा, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे एक माइनस साइन भी तो था, इस तरीके से। ठीक, NH3 बाई dt ये आ गया। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आ गया 1/4, और यहाँ पर कितना आ गया था? 0.06। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो रिएक्शन का रेट आ गया 0.04 0.015। ये क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये तो इजी था रिएक्शन का रेट। अब जैसे हमने NH3 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिया, तो आप इससे क्या कर लो, इसको कंपेयर कर लो और O2 का भी निकाल लो। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो? NO और H2O का रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, जो कि कितना है? -1/5। यानी कि -1/5 डी O2/dt। तो हमने ऐसा कहा कि कंपेयर करके कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व तो कैसे करेंगे? देखो, -1/5 डी O2/dt इसके बराबर है -1/4 डी NH3/dt के बराबर है। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 5 चला गया, तो ये क्या आ गया? O2/dt इज इक्वल टू, ये 5 चला गया उधर, ये आ गया -5/4। अच्छा, ये DNH3/dt की वैल्यू हमें याद है 0.06 आई थी। यहाँ पर देखो, DNH3/dt की वैल्यू 0.06, ये हो गया 0.06। अच्छा, ठीक है, चलो। D O2/dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात हो रही है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो यही डी O2/dt इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ रहा है लगभग 0.015। तो इसे सॉल्व करके आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.075 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, टाइम मिनट इनवर्स।
क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आया? तो बहुत क्या काफी इजी है था, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 हमने फाइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO एंड H2O। NO का और H2O का रेट ऑफ अपीयरेंस हमें निकालना है। अच्छा, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बात। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO और दूसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। ठीक, तो NO का रेट देख लेते हैं, डिसअपियरेंस सॉरी अपीयरेंस 1/4 है और ये है 1/6। ये आ गया 1/4, 1/4 NO/dt। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, जो कि क्या था? जो कि था -1/4 dt NH3/dt। ये और ये तो हो गया यहाँ से कैंसिल, ठीक, पूरा कैंसिल, बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? टी, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कितना है? अच्छा, DNH3dt की वैल्यू कितनी थी? 0.06। यही तो थी वैल्यू, आप चेक कर लो एक बार। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अच्छा, मोल लीटर इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको 0.06 m मिनट इनवर्स लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो लिखा हुआ है वो आप देख लो एक बार। अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। H2O का क्या है, चेक कर लेते हैं। 1/6 d H2O/dt इज इक्वल्स टू, कंपेयर कर लेंगे इसको, -1/4 d NH3/dt से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा d H2O/dt इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा इधर तो 6/4 DNH3 वाला क्या था, की वैल्यू कितनी थी? 0.060, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया 0.03 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ गया 9 आ गया शायद, है ना, 2 जा और 3 जा, फिर 1 जा और 3 जा, 3 0 जा 0.09 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Na और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। Na इतना शॉर्ट में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे तो टर्म ये पूरा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये इसके बराबर है, तो ये बराबर कितना होगा? 0.06, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था यहाँ पर भी सॉल्व करना। अच्छा, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन हमने किया है, एक बार आप इसे देख लेना, चेक कर लेना, अगर आपका आंसर नहीं आया हो तो, ठीक है। चलो, नहीं आया तो आप यहाँ से नोट कर लेना आंसर। अच्छा, यहाँ से हमें क्या क्या फाइंड करना आ गया? यहाँ से हमें ये फाइंड कर लिया कि किसी भी रिएक्शन का रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं,
रेट ऑफ अपीयरेंस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें समझ में आ गई है। रेट कैसे लिखना है ये हमें समझ में आ गया है, क्लियर है। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं गैसियस सब्सटेंस के लिए रेट कैसे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं गैसियस सब्सटेंसेस के लिए कैसे लिखेंगे रेट। ये डिफिकल्ट है या नहीं। हमने ये इक्वेशन तो पढ़ी है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी। अब ये रिएक्शन कहाँ पर पड़ी हुई लग रही है, कहीं पर लग तो रही है। सॉल्यूशन चैप्टर में भी तो सेम पढ़ा था ना हमने, पढ़ी थी ये रिएक्शन। ये एन बाई वी कहीं पर पड़ा हुआ लग रहा है, एन बाई वी, एन बाई वी यानी कि नंबर ऑफ मोल, मोल, और वी क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये किसके लिए पढ़ा था, मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन के लिए पढ़ा था। इसको हम क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल्स टू सी आर टी। ये हमने यहाँ से डिराइव किया। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं C इज इक्वल्स टू P बाय आर टी। C इज इक्वल्स टू P बाय आर टी, यहाँ पर हमारा यही काम आने वाला है, C इज इक्वल्स टू P बाय आर। ठीक है। अच्छा, अगर हमें A के लिए कोई रिएक्शन है, मान लो N1A प्लस N2B, और ये गैसेज में है सारी, कैसी हैं, गैसेज में। ठीक है, N3C प्लस N4D। तो इसके लिए अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, CA इज इक्वल्स टू PA बाय RT। इसके लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, CB इज इक्वल्स टू PB बाय RT। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम ऐसे ही CC इज इक्वल्स टू PC बाय RT। ऐसे ही ना सेम D के लिए भी। चलो इसको आगे देखते हैं कैसे हम रेट लिखेंगे किसी गैसियस सब्सटेंस की। ठीक है, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको ये नोट कर लीजिए। चलो तो बात कर लेते हैं, जो रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, मान लो N1A प्लस N2B gives N3C प्लस N4D। अगर हम नॉर्मली रेट लिखते हैं, जैसे हम रेट लिख ही रहे थे अभी तक, अगर हम रेट लिख रहे थे तो कैसा लिख रहे थे, -1 बाय N1 A बाई dt, ऐसा लिख रहे थे ना, ऐसे करके लिख रहे थे, पूरा रेट पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल्स टू -1 बाय N2 dV बाई dt इज इक्वल्स टू +1 बाय N3 dC बाई dt। और सॉरी प्लस नहीं, इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू +1 बाय N4 dd बाई dt। लेकिन जब हम इसे प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, जैसे हमने बात की, जैसे डीए है ना, P इज इक्वल्स टू सी आर टी हमने कहा, तो पी ए इज इक्वल्स टू सी ए आर टी। वैसे ही पी बी के लिए क्या होगा, पी बी इज इक्वल्स टू सी बी आर टी। ऐसे ही डी के लिए भी होगा, सी के लिए भी होगा, और डी के लिए भी होगा। इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, सी ए इज इक्वल्स टू पी ए बाय आर टी। आर टी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट ही तो है, नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे इसका भी क्या है, सी बी इज इक्वल्स टू पी बी बाय आर टी।
है ना। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं एक ही जगह पर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, सी बी के लिए ये वाली, सी ए के लिए ये वाली, ठीक है, सी सी के लिए हम करेंगे ये पी सी बाय आर टी, और डी डी के लिए सॉरी सी डी के लिए पी डी बाय आर टी वैल्यू पुट करेंगे। ये चारों वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर के टर्म में अगर हम रेट लिखते हैं तो हमें रेट कैसा मिलेगा, हमें रेट मिलेगा -1/n डी पी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू -1/n2। डिफरेंस आप देखना क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, पी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू +1/n3 डी पी सी बाय डी टी is equals to +1/n4 d pd by dt। अगर हम प्रेशर के टर्म में बात करते हैं तो इस तरीके से हम रेट यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होगी ATM सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हुआ कैसे कैसे, ये देखो हमने P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल P इज इक्वल्स टू CRT वाली जो हमारी रिएक्शन थी, जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ी थी ना, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने डिराइव कर लिया था, डिराइव क्या कर लिया था पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबको सारी कंसंट्रेशन को, कौन कौन सी कंसंट्रेशन, ये जो A है, ये जो B है, ये C है, ये D है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से आएगा। RT क्या है, कांस्टेंट है, तो RT सब में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये आ गया PA, PB, PC और PD। तो प्रेशर के टर्म में अगर हमें रेट लिखना है तो इस तरीके से ही हमें, क्लियर है। चलिए बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आप इसके आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।